अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। रानी के हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और सारा घर उसके कमरे में उसके इर्द गिर्द मौजूद था। उसकी माँ बाप, भाई भाभियाँ और एक तरफ लाके खड़ी रिमशा। रानी का बाप मुराद अहमद ने झुककर बड़े प्यार से कहा, ये कैसे और क्यों हो गया रानी पुत्र? किसी ने तुझसे कुछ कहा था क्या? नहीं, मुझे किसी ने क्या कहना है, रानी ने कहा। फिर भी मुझे बताओ, किसी ने तुम्हें कुछ कहा था? मुराद अहमद ने फिर पूछा। कोई बात हुई होती तो मैं बता देती, रानी ने कहा। आप भी पीछे ही पड़ जाते हैं, रानी की माँ ने कहा। मग हाथ में पकड़ा था, किसी चीज से ठोकर लगी और वो टूट गया, उसका हाथ जख्मी हो गया। अरे रानी, ठोकर लगी थी या तुम रिमशा को अपनी ताकत दिखा रही थी? रानी के बड़े भाई और जीनत के शोहर अल्ताफ अहमद ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए पूछा। मैं भला रिमशा को क्यों ताकत दिखाऊंगी भाई? रानी मुस्कुराई। चलो मैं तुम्हारा हाथ किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ। दूसरा भाई आगे बढ़ा। मैं ठीक हूँ, रानी ने कहा। अरे ये तो रिमशा ने पट्टी बांधी है, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, अगर कोई टांका लगने वाला हुआ तो लग जाएगा, उसने कहा। रानी ने अपना हाथ देखते हुए कहा, खून रुक गया है, जख्म भी ठीक हो जाएगा, इतना गहरा जख्म नहीं है, ये पट्टी खुलने से ही पता चलेगा, जीनत बोली। रानी ने जीनत की तरफ देखा। सब भाभियों में एक जीनत ही थी जो उससे टक्कर लेने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें, रानी ने कहा। कुछ देर बाद सब बारी बारी उठकर जाने लगे। उसकी माँ रानी के पास बैठी रही। जब वो चली गई तो कमरे में रानी और रिमशा ही रह गए। रानी ने दांत पीस कर कहा, जीनत भाभी को भी मजा चखाना ही पड़ेगा। रिमशा ने एक पुराना कपड़ा पकड़ा और बोली, ऊपर खून गिर गया था, मैं साफ कर आऊं। जल्दी आना रिमशा, रानी ने कहा। रिमशा चली गई। जो ही उसकी निगाह उस जगह पर पड़ी जहां रानी के हाथ से खून निकल कर गिरा था, वो ठटक कर रुक गई। उसने मुतहय्यर निगाहों से उस जगह को देखा, फिर उसके आसपास गर्दन घुमाई। वो जगह साफ थी, टूटे मग की किरचियां पड़ी थी, लेकिन खून का एक कतरा भी कहीं दिखाई ना दे रहा था। ऐसे लगता था जैसे उस जगह खून गिरा ही नहीं था। रिमशा ने अपनी गर्दन उठाकर दाएं बाएं देखा और सर ऊपर उठा लिया। फिर वो यकदम आगे बढ़ी, जैसे उसकी निगाह किसी पर पड़ गई हो। वो दूर आसमान की तरफ देखे जा रही थी। उसका चेहरा मुतहय्यर था। यकदम उसके चेहरे में तगय्युर पैदा हुआ। आंखें एक लम्हे के लिए बिल्कुल सुर्ख हो गईं और फिर पहले जैसी हालत में आ गईं, जैसे सुर्ख बल्ब जलकर बुझ जाए। रिमशा के होंठों पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। वापस जाने के लिए वो चली और उस खामोशी में सरसराहट की आवाज साफ सुनाई देने लगी। उसने गुस्से से अपने पैरों की तरफ देखा और गुस्से से पैर जमीन पर मारे। रानी के जिस्म से निकले वो खून के कतरे आम के एक सब्ज पत्ते पर पड़े चमक रहे थे। वो पत्ता लकड़ी के एक छोटे तख्ते पर पड़ा था। वो एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे की दीवारों से धुआं उठ रहा था, जाने कहां से वो धुआं निकल रहा था। कमरे के कोने में फर्श पर एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी। कमरे में एक ही अकलौता दरवाजा था। यकदम वो एक धमाके से खुला और एक काले रंग का खौफनाक सी सूरत का आदमी कमरे में आया और वो उस छोटे तख्त के सामने आलती पालती मार कर बैठ गया, जिस पर आम के दरख्त का पत्ता रखा हुआ था और जिस दरमियान में रानी के खून के चंद कतरे थे। इस अजीब खौफनाक से सूरत वाले आदमी ने गौर से खून की तरफ देखा और उसके मोटे और स्याह होंठों पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई।
पीले दांत अय्यां हुए। उसने मैनी खेज में अपना सर हिलाया। मुस्कुराहट हंसी में बदल गई और हंसी खौफनाक कहकों में। कमरा जैसे हिलने लगा हो। यूं ही उसके कहके रुके, उसने अपने बाएं हाथ की चुटकी में जैसे कुछ था खून के कतरों पर फेंका और खून के कतरों को आग लग गई। कुछ ही देर के बाद वो पिता जलकर राख बन गया और वो फिर हंसा और अपनी भारी भरकम वहशतनाक सी आवाज में बोला, हाँ ये ही है जो तेरी किस्मत को बदल देगी, हाँ ये ही है। वो फिर हंसा। यकदम वो चुप हुआ तो उसने गर्दन घुमाई जैसे वो किसी के कान में कुछ कह रहा हो। वो बोला, इसका ख्याल रखना। उस बदशक्ल आदमी का नाम नूरंग था। वो शैतानी कुव्वतों का माहर था। वो इंसान के रूप में एक ऐसा शैतान था कि उसकी शक्ल बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो अपने कामों में मस्त था। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी, किसी का कोई ख्याल नहीं था। उसके चाहने वाले बहुत थे जिनके लिए वो काम करता था और जो चाहता था काम के इवज उनसे तलब कर लेता था। रानी हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने अजीब खाली खाली निगाहों से अपने कमरे में देखा। उसके बेड के पास रिमशा खड़ी थी। उसकी दोनों निगाहें रानी पर मरकूज थी। रानी की सांस फूल गई। वो टिकटिकी बांधे रिमशा की तरफ देखे जा रही थी। क्या हुआ रानी साहबा? रिमशा ने पूछा। मैं सो गई थी क्या? रानी ने पूछा। हाँ, आप सो गई थी, अचानक आपकी आंख लग गई थी, रिमशा ने बताया। कैसे मेरी आंख लग गई? रानी हैरान थी। मैं तो दिन को कभी सोती नहीं हूँ और अभी तुम ऊपर गई थी छत पर और मैं यकदम सो गई। इसमें घबराने की क्या बात है रानी साहबा? नींद आई और आप सो गई। रिमशा ने कहा। पानी दूं आपको? हाँ। रिमशा ने एक गिलास पानी का उसकी तरफ बढ़ा दिया। रानी ने घटाघट पानी का गिलास एक ही सांस में पी लिया। उसने अपनी सांस दुरुस्त की और बेड से नीचे उतर आई। रिमशा, तुमने ऊपर सफाई कर दी? हाँ रानी साहबा, रिमशा ने झट से जवाब दिया। रिमशा, मेरे हाथ में पकड़ा मग टूट कैसे गया था? मुझे भाभी की बातें सुनकर गुस्सा जरूर आया था, लेकिन मेरे हाथ की गिरफ्त ऐसी नहीं थी कि मग ही टूट जाए, और पत्थर का मग मुझसे ऐसे कैसे टूट सकता है? रानी ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। आप इस बात को भूल जाए रानी साहबा, रिमशा ने कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, रानी ने खोए हुए अंदाज में कहा। इतना सोचने का क्या फायदा? जो हो गया कैसे हो गया जाने दें, रिमशा ने कहा। अब आप कुछ और सोचें। मेरे हाथ में इतनी ताकत है, रानी ने अपना हाथ देखते हुए कहा। एक तजर्बा और करके देखें, रिमशा ने यकदम पुरअसरार से अंदाज में कहा। रानी उसकी बात सुनकर चौंकी। क्या कहा तुमने? रिमशा हंसी। मजाक कर रही थी। आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, रानी ने कहा और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। रिमशा चलकर उसके अकब में खड़ी हो गई। वो मैनीखेज अंदाज में मुस्कुरा रही थी। यकदम रानी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। रिमशा ने पूछा, क्या हुआ? रिमशा, क्या तुझे भी कोई आवाज सुनाई देती है? रानी ने पूछा। कैसी आवाज? रिमशा ने पूछा। जैसे कोई सरसराहट सी होती हो, रानी ने कहा। रिमशा ने उसकी बात सुनी और फिर गौर से कुछ सुनने की कोशिश करने लगी। फिर बोली, नहीं, मुझे तो कोई ऐसी आवाज कभी भी सुनाई नहीं दी, आपका वहम होगा। रिमशा की बात सुनकर रानी ने कुछ सोचा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। नीम रोशन कमरे में रानी अपने पलंग पर सोई हुई थी। गहरा सकूत छाया हुआ था। ऐसी खामोशी के दीवार पर लगे कलाब की घूमती हुई सुई का शोर भी सुनाई ना दे रहा था। अचानक रानी ने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसने साकत उसी हालत में लेटे हुए अपनी निगाहें घुमाकर ऊपर छत की तरफ देखा और फिर उसकी निगाहें कमरे के दरवाजे पर चली गईं। वहां से उसने खिड़की की तरफ देखा और फिर वो उठकर बैठ गई। खौफ के साए उसके चेहरे से अयां होने लगे। उसे लग रहा था जैसे उसके कमरे में उसके आसपास कोई है, कोई ऐसा जो उसे महज महसूस हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। यकदम गहरे सकूत में वही सरसराहट हुई और रानी को लगा जैसे वो सरसराहट दरवाजे की तरफ गई है। उसने उसकी तरफ देखा
वहां कुछ भी ना था। वो एक अरसे से अपने उस कमरे में अकेली सो रही थी। कभी भी उसे अकेली को डर या खौफ महसूस नहीं हुआ था। आज की रात पहली बार उसे डर लगा। पहली बार उसकी आंख सोते हुए इस तरह से खुल गई। पहली बार लग रहा था जैसे उसके कमरे में कोई है, कोई चल रहा है उसके इर्द गिर्द, उसके सारे कमरे में। उसका दिल धड़कने लगा। उसने कंबल एक तरफ किया और उठकर नंगे पांव अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। कमरे से निकलते ही राहदारी थी और सामने रिमशा का कमरा। वो तेज तेज चलती उसके कमरे के दरवाजे तक गई। अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा, उसे घुमा कर खोलना चाहा। दरवाजा अंदर से मुतकफल था। उसने 2-3 बार कोशिश की, दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला भी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रानी ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। वो दरवाजे को जोर से बजाना नहीं चाहती थी ताकि कोई दूसरा उसकी आवाज से जाग ना जाए। उसने 3-4 बार दरवाजा बजाया, लेकिन रिमशा ने दरवाजा नहीं खोला। रिमशा, रिमशा, रानी ने सरगोशी के अंदाज में आवाज दी और साथ ही एक बार फिर हैंडल घुमाकर दरवाजे को अंदर की तरफ खोलने के लिए जोर लगाया। रिमशा, दरवाजा खोलो। रानी जैसे ही चुप हुई, उसकी समाज से फिर वही सरसराहट टकराई। उसकी घबराहट में इजाफा हो गया। क्या हुआ? अचानक रानी की पुश्त में उसके बिल्कुल कान के पास कोई सरगोशी के अंदाज में बोला कि रानी के पूरे जिस्म में खौफ सरायत कर गया। उसने बिजली सी तेजी से गर्दन घुमाकर अपने अकब में देखा। उसके पीछे रिमशा खड़ी थी। रानी उसकी तरफ देखते ही ठठक गई। उसकी सांस फूल गई। वो बोली, तुम यहाँ? क्या हुआ? रिमशा ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय फिर पूछा, आप घबराई हुई हैं? अचानक मेरी आंख खुली और मुझे डर महसूस होने लगा और मैं तुम्हारे कमरे की तरफ दौड़ी, लेकिन तुम्हारे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है और तुम बाहर हो। रानी की हैरत में 2 चंद इजाफा हो गया। मैं तो अभी बाहर निकली थी, नींद नहीं आ रही थी और मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कैसे हो सकता है? रिमशा ने बताते हुए कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजे के हैंडल पर रखा और जो ही उसे घुमाकर उसने दरवाजा अंदर की तरफ धकेला। दरवाजा आराम से खुल गया। रानी की आंखें खैरा रह गई थी, लेकिन ये तो बंद था। आप खौफजदा थी, इसलिए आपको पता नहीं चला होगा कि दरवाजा अंदर की तरफ धकेलना है कि बाहर की तरफ। खैर बताएं, क्या हुक्म है? रिमशा ने कहा। रानी उसके चेहरे की तरफ देखा और सोचा कि क्या रिमशा ठीक कह रही है। उसे वाकई पता नहीं चला उसने दरवाजा अंदर की तरफ खोलना है ये कि बाहर की तरफ, और दरवाजे का हैंडल उसने किस तरफ घुमाया था। वो इतनी डर गई थी, वो मखमसे में पड़ गई। तुम मेरे कमरे में आकर लेट जाओ, रानी ने यकदम कहा और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। रिमशा भी उसके पीछे ही चल पड़ी। रानी ने 2 कदम चलते ही घूमकर रिमशा के पैरों की तरफ देखा। क्या हुआ? रिमशा ने तहैयर अमीज निगाहों से रानी की तरफ देखते हुए पूछा। ये छन छन की आवाज, रानी ने कहा। मैंने पाजेब पहन रखी है। रिमशा मुस्कुराई और अपना पांव आगे कर दिया। रानी ने उसके पांव में पाजेब देखी और पूछा, ये क्यों पहनी है तुमने? बस पड़ी मिल गई और मैंने पहन ली। रानी ने उसकी तरफ देखा और फिर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। रिमशा के पैरों से अब पाजेब की छन छन की आवाज आने लगी। रानी का खौफ मादूम हो गया। वो पहले जैसी हो गई। वो अपने पलंग पर बैठ गई। रानी साहबा, डर और आप 2 मुतजाद चीजें हैं, ये अचानक कैसे हो गया? रिमशा ने पूछा। मैं खुद नहीं जानती, लेकिन मुझे अब लग रहा है जैसे मैं अभी अभी नींद से जागी हूँ। वो एक ख्वाब था और मैं हकीकत में डर नहीं सकती, रानी ने कहा। उसके लहजे और चेहरे पर खौफ का एक साया भी नहीं था। कभी कभी हो जाता है, रिमशा ने कहा। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अब आप लेट जाएं, अभी रात बाकी है। रानी ने अपने ऊपर कंबल ले लिया और बोली, रिमशा। जी रानी साहबा। वो फौरन मतवज्जा हुई। कमरे का दरवाजा बंद कर दो और तुम अपने कमरे में जाकर लेट जाओ। मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ फर्श पर लेट जाती हूँ। नहीं, मैं अब ठीक हूँ, तुम जाओ, रानी ने कहा। रिमशा ने जाते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर दिया।
रानी ने भी सोने के लिए आंखों पर अपनी पलकों की चादर ओढ़ ली। रिमशा ने कमरे से निकलकर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट अपने होंठों पर सजाई और अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके कमरे का दरवाजा बंद था, वो चलती जा रही थी। दरवाजे के पास जाकर भी वो दरवाजा खोलने के लिए नहीं रुकी और इसी अंदाज में चलती हुई वो दरवाजे में तहलील हो गई। फहद का चेहरा उसके बाप नासिर हुसैन ने देखते हुए पूछा, फहद क्या बात है, मैं तुम्हें चंद दिनों से चुपचाप देख रहा हूँ। नासिर हुसैन की बात सुनकर यकदम फहद चौंका। इस वक्त रात के खाने से फारग हो रहे थे और दस्तरख्वान पर ही उसका बाप और माँ ही उसके साथ बैठे थे, जबकि दूसरे भाई खाना खाकर उठ गए थे। नासिर क्योंकि देर से खाना खाने के लिए आया था, इसलिए उसने अभी खाना खत्म नहीं किया था। ऐसी तो कोई बात नहीं है अब्बू। कोई बात है, कोई परेशानी है क्या? नासिर हुसैन ने उसकी का गहरी निगाहों से जायजा लेते हुए पूछा। आपको ऐसा लग रहा है, फहद ने टाला। तुम काम में भी ध्यान नहीं दे रहे। कल जिस पार्टी का माल तुमने बुक कराना था, उसकी बजाय तुम वो माल किसी दूसरी पार्टी को भेज रहे थे। वो तो ऐन वक्त पर पता चल गया और डिलीवरी हो नहीं सकी, नासिर हुसैन ने कहा। सॉरी, मुझसे गलती हो गई होगी, फहद नदामत से बोला। तुम्हारी ये गलती हमें हजारों का नुकसान दे सकती थी, नासिर हुसैन ने कहा। मैं भी देख रहा हूँ कि फहद चुपचाप रहने लगा है, फहद की माँ ने भी कहा। जो बात भी है हमें बताओ। तुम तो हर वक्त घर में कोई ना कोई बात करते ही रहते थे। तुम्हारी इस चुप ने हमें परेशान कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं, वो दरअसल मेरे एक दोस्त की वालदा अस्पताल में है, फहद ने बिला तामल बहाना कर दिया, इसीलिए काम से गायब हो जाते हो। नासिर हुसैन के इस सवाल पर फहद फिर चौंका। उसकी दानस्त में था कि उसका इल्म उसके बाप को नहीं है। हाँ जी, फहद ने कहा। तुमने बताया नहीं, उसकी माँ ने कहा। बस उसकी तरफ जाना पड़ जाता है, इसलिए वक्त बेवक्त मुझे फैक्ट्री से भी निकलना पड़ता है, फहद ने कहा। नासिर हुसैन ने अपनी जगह से उठकर कहा, अगर इसके अलावा भी कोई और बात है तो मुझे बताओ। अपनी माँ से वो बात करो। मुझे तुम्हारा ये लटका और बुझा बुझा चेहरा अच्छा नहीं लगता। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। फहद ने खाना खाया और चहलकदमी के लिए बाहर निकल गया। उसके ख्यालों का महवर रानी थी, जिसका नाम वो नहीं जानता था, लेकिन अपने दिल की बात उसने दिलेरी से कह दी थी। वो अब बेचैनी से उसके जवाब का मुंतजिर था। वो खरामा खरामा चलता हुआ उसी जगह पर आ गया। वो रुक गया। उसने उसकी तरफ देखा जिधर से रानी की कार आती थी। निगाहें वापस लौट आईं। उसने जमीन पर पड़े एक कोल्ड ड्रिंक के खाली टन को अपने बाएं पैर से दबा दिया, जैसे वो अपना गुस्सा उस पर निकाल रहा हो या अपनी बेबसी का इजहार कर रहा हो। रानी से बात किए उसे चंद दिन हो गए थे। वो उसके रास्ते में नहीं खड़ा हुआ था। वो अभी तक रानी ने कोई जवाब भी नहीं दिया था। अचानक उसके जहन में ये बात आई कि उसने तो रानी को अपना फ़ोन नंबर भी नहीं दिया और उसने यहाँ खड़ा होना भी छोड़ दिया। फिर भला वो उससे कैसे राब्ता कर सकती है? ये ख्याल उसके जहन में पहले नहीं आया। इस ख्याल ने उसे मुज़तरिब कर दिया। उसने सोचा कि मुमकिन है वो रोज़ यहाँ से जाते हुए उसे देखती हो। फहद ने अपने सर के बालों में अपनी उंगलियां फेर कर दाएं बाएं देखा। अपनी गलती पर परेशान सा हो गया। वो उसी के कहने पर उस जगह खड़े होने से मना हुआ था। उसने उसकी बात मान तो ली, लेकिन ये तो सोचा ही नहीं कि उससे राब्ता कैसे करेगी। इसका मतलब तो ये नहीं कि उसने ये कहकर उससे अपनी जान छुड़ाई है। उस सोच ने फहद को और भी अज़तराब में मुब्तला कर दिया। उसने फिर सोचा वो उससे अपनी जान छुड़ाना चाहती है। अगर ऐसा है तो उस बात का उससे ऐसा इंतकाम लेगा कि वो मरने के बाद भी याद रखेगी। अजहर खान के बारे में जानने वाले लोगों का इल्म था कि उसका सीना दिल नाम की चीज़ से आरी है। उसकी आंखें अपने पराई की रोशनी से महरूम हैं।
اس کے کان وہی سننے کے عادی ہیں وہ جو سننا چاہتا ہو، ورنہ وہ بہرا ہے۔ وہ ایک جنونی اور پاگل پن کی حد تک اپنی کسی بھی خواہش کے پیچھے بھاگ کر اسے تسخیر کرنے کے لیے بے قرار ہو جانے والا شخص ہے۔ اس کا دماغ کیا سوچتا ہے، اس کی مسکراہٹ میں کیسا زہر ہے، اس کی باتوں میں کون سا نشتر چھپا ہوا ہے، یہ اس کا سایہ بھی جاننے سے قاصر تھا۔ سارا قائم پور گاؤں اس کا تھا۔ وہ ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے ایک طرف ہائی وے تو دوسری طرف ٹرین کی پٹڑی تھی، جہاں سے دن اور رات کو ٹرینوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ قائم پور گاؤں میں اس کی تاحد نگاہ زمینیں اور باغوں کی قطاریں تھیں۔ ایک بہت بڑی حویلی، 5 پولٹری فارم، جانوروں کا وسیع باڑہ، نوکروں کی فوج، نئی گاڑیاں اور جرائم پیشہ لوگ اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ وہ قائم پور کا مالک کہلاتا تھا۔ اس کے شر کی وجہ سے اس گاؤں کے مکین اس کی عزت کرتے تھے، اس سے ڈرتے تھے۔ وہ بدقسمت تھا کہ لوگ اس کے شر کی وجہ سے اس کی عزت کرتے تھے، لیکن وہ اس بات کو سمجھتا نہیں تھا اور اپنی دھن میں مگن تھا۔ اس کا باپ قائم خان اور چنگیز خان میں گزرے وقت کا ہی شاید فرق ہو۔ اس نے اپنی زندگی میں اس گاؤں میں ہی نہیں، اپنے آس پاس کے گاؤں میں بھی کوئی بڑا زمیندار نہیں رہنے دیا تھا۔ ڈرا دھمکا کر یا تو اس نے اس کی زمینیں اونے پونے خرید لی، اور جو اس بات پر رضامند نہیں ہوا اس نے اسے مروا دیا۔ جس نے اسے جھک کر سلام کیا اس سے وہ خوش ہوا، اور جو ایسا نہ کر سکا اس کی زندگی اس نے اجیرن کر دی۔ اس نے ناجائز زمین اور دولت کے انبار لگا لیے۔ اس کا ایک ہی بیٹا اظہر خان تھا، سب کچھ اس کے نام کر دیا۔ اتنی دولت کا انبار ہونے کے باوجود قائم خان ایک وقت کی روٹی بھی بے مشکل ہی کھاتا تھا۔ اس کا گزارا ایک پیالی دودھ پر تھا، اس کے سوا وہ کچھ کھا نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ کچھ کھاتا اس کا پیٹ شدید درد میں مبتلا ہو جاتا۔ وہ زندگی کی بازی تڑپ تڑپ کر ہارا تھا۔ اس کا انجام اظہر علی خان کے لیے عبرت کا باعث نہیں بنا، اور وہ اس جنون میں اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا۔ اظہر خان ایک مضبوط، صحت مند، خوبصورت جسم کا مالک تھا۔ جتنی دولت جائیداد اس کے پاس تھی اس پر صبر نہیں تھا، اور مزید کی پیاس اسے تڑپائے رکھتی۔ اس کی حریص نگاہیں ہر وقت کسی نہ کسی پر رہتی ہی تھی۔ اس کے جائز و ناجائز کاموں میں اس کے وہ 3 دوست بھی شامل ہوتے جو اس کے ہم پیالہ اور دستے راز تھے۔ ان میں ایک جمال شاہ اور دوسرا ملک ریاض اور تیسرا نصیر خان تھا۔ وہ تینوں پاس کے الگ الگ گاؤں میں رہتے تھے، تینوں زمیندار تھے، اور اظہر خان کی طرح مال و دولت کے لیے کسی کا گلا گھونٹ دینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان چاروں نے مل کر بہت سے کام کیے۔ ان کے بہت سے کاموں میں ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، لیکن کسی کو بھی اپنے کیے پر کوئی ملال نہیں تھا، کوئی ندامت نہیں تھی۔ وہ تینوں اپنے اپنے گاؤں میں رہتے، لیکن کوئی بھی ان سے خوش نہیں تھا، سب ان سے اجیرن تھے۔ اظہر خان نے کبھی اپنے بدلے کا ادھار نہیں رکھا تھا، وہ فوراً انتقام لینے کے لیے دوڑتا۔ ایک بار اس کی گاڑی جی ٹی روڈ پر پنکچر ہو گئی۔ ڈرائیور ٹائر بدلنے لگا۔ اظہر خان گاڑی سے باہر نکل کر ایک طرف ٹہلتے ہوئے کسی کے ساتھ اپنے موبائل فون پر باتیں کر رہا تھا۔ اچانک ایک سانپ جھاڑیوں سے برآمد ہوا اور اظہر خان کی پنڈلی پر ڈنگ مار دیا۔ اظہر خان کے منہ سے تکلیف سے بھری آواز نکلی۔ گن مین پاس ہی تھا، وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سانپ کو دیکھ کر اس نے اپنی بندوق سیدھی کر لی۔ اظہر خان نے تکلیف میں چور اس سانپ کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے گن مین کو اشارہ کیا اور تکلیف میں ہونے کے باوجود وہ جاتے ہی بل کھاتے سانپ کی طرف بڑھا، اور اس کے پاس جاتے ہی اس نے اپنی دوسری ٹانگ کا پاؤں اٹھا کر اس قوت سے اس کی کھوپڑی پر مارا کہ ایک ہی وار نے اس سانپ کی کھوپڑی کچل کر رکھ دی۔ سانپ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اظہر خان نے اپنا بدلہ لینے میں دیر نہیں کی تھی۔ اظہر خان کی بیوی ماریہ بہت خوبصورت عورت تھی۔ اس کا باپ سندھ کے کسی گاؤں کا بڑا وڈیرا تھا اور ملک کا ایسا سیاستدان جو بہت طاقت رکھتا تھا، اور اس کا اثر و سوق ہر جگہ تھا۔
ماریا ऐशो आराम की दुनिया से आई थी और ऐसे ऐसा ही ऐशो आराम मिल रहा था। मारिया दिल की अच्छी औरत थी, वो दूसरों का एहसास करती थी। उसका शोहर अजहर खान पसे पर्दा क्या करता है वो उससे बेखबर थी। इतना ज़रूर जानती थी कि नूरंग नाम के शख्स को बहुत इज्जत व एहतराम देता है, वो जादूगर उस पर गालिब था। मारिया खुशोखरम जिंदगी गुजार रही थी। वो अपनी रियासत में मलका की तरह रहती, जिसमें कोई मखमल नहीं होता था। दोपहर का वक्त था, नीला आसमान दूर तक इसी रंग में दिखाई दे रहा था। सूरज अपना सफ़र करता अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। वो चारों पजेरो में बैठे शहर से वापस अपने गांव की तरफ जा रहे थे। ड्राइवर पजेरो चला रहा था, उसके साथ वाली सीट पर एक गनमान बैठा था, जबकि वो चारों उनके अकब में खुश गप्पियों कर रहे थे। रोको रोको रोको, अचानक अजहर खान ने कहा और हाईवे पर दौड़ती हुई पजेरो को एक तरफ करके ड्राइवर ने रोक दिया। पीछे करो, अजहर खान ने कहा। ड्राइवर ने फौरन हुक्म माना। क्या हो गया है, जमाल शाह ने पूछा। यहाँ रोक दो, अजहर खान ने कहा और ड्राइवर ने पजेरो रोक दी। पजेरो वहाँ पर हाईवे पर बिल्कुल उसी वीरान जंगल में ऐस्तादा मकान के सामने रुकी हुई थी। वहाँ से वो सब उस मकान को देख सकते थे। अजहर खान ने उस मकान की तरफ देखने लगा। वो तीनों भी उसी सिमत देख रहे थे। क्या देख रहे हो, मलक रियाज ने पूछा। तुम में से कोई जानता है इस जंगल में वो दूर किसने मकान बनाकर धूप छांव बारिश आंधी तूफान में बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया है? अजहर खान ने बदस्तूर इस मकान की तरफ देखते हुए पूछा, और इस मकान को यहाँ बनाया ही क्यों है? तुम क्यों पूछ रहे हो? नसीर खान ने पूछा। अगर किसी को पता है तो बताओ, अजहर खान ने फिर कहा। तीनों ने लाइल्मी का इजहार कर दिया। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि वो मकान किसने बनाया और क्यों वीरान छोड़ दिया। मैं जब भी इधर से गुजरता हूँ ये सवाल मेरे जहन में ज़रूर उठता है, अजहर खान ने कहा, लेकिन किसी से भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला। तुम क्यों सोचते हो किसी के पास नया नया पैसा आया होगा, उसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ लगाऊं? किसी चालाक प्रॉपर्टी डीलर ने ये जगह उसे बेचकर लगवा दिया होगा, उसका पैसा और क्या। जमाल शाह की बात सुनकर वो सब हंसने लगे। अजहर खान के कहने पर पजेरो एक बार फिर हाईवे पर दौड़ने लगी। पजेरो तेजी से आगे बढ़ी और वो मकान पीछे की तरफ जा रहा था। जब तक वो मकान पजेरो के साथ साइड मरमर से दिखाई देता रहा, अजहर खान उसे देखता रहा। उस जगह से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर अजहर खान का गांव था। अजहर खान की हवेली बहुत बड़ी थी। आहनी गेट अबूर करने के बाद एक सीधी सड़क सामने जाती और उसके सिरे उसकी हवेली थी। हवेली की बाउंड्री वाल और उसके साथ लगे दरख्त, उन दरख्तों के साथ हर वक्त 3 खौन ख्वार कुत्ते हर वक्त आज़ाद घूमते रहते और बाएं तरफ सब्ज लान था। मारिया ने देखा कि अजहर खान आ गया है तो वह इस वक्त ऊपर खड़ी थी। मारिया नीचे आई और अजहर खान के सामने आते ही बोली, आप तो रात को आने वाले थे। हाँ, काम जल्दी ख़त्म हो गया, अजहर खान ने कहा और एक कुर्सी पर बैठ गया। खाना लगाऊं? मारिया ने पूछा। खाकर आया हूँ। कोई आया था? अजहर खान ने कहा। नहीं, मारिया ने जवाब दिया और पास ही बैठ गई। किसी ने आना था क्या? नहीं, ऐसे ही पूछा है। मैं चाय का कहती हूँ, कहना मत, अपने हाथ से बना कर लाना, अजहर खान ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा। मारिया भी मुस्कुराई और चली गई। इसी असरा में मुलाजमा आ गई। उसने बताया कि बाहर मिर्ज़ा फाजली मिलने के लिए आया है। अजहर खान ने फौरन उसे अंदर आने के लिए कहा। मिर्ज़ा फाजली पतले से जिस्म का मालिक था। उसकी नाक पर हर वक्त नज़र की ऐनक मौजूद थी। किसी से बात करते हुए वो ऐनक के शीशों की बजाय ऊपर से देखता था। उन शीशों में तब ही देखता था जब उसे कुछ पढ़ना होता। वो बहुत ज़ैरक और मुशाक शख्स था। मीठे और धीमे लहजे में बात करता, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता कि उसने बातों की मार दे दी है। वो अजहर खान का खास मुंशी और राजदान था। आओ मिर्ज़ा आओ, अजहर खान उसे देखते ही बोला। आ गए जनाब, वो अपने मखसूस लहजे में बोला। बैठ जाओ। बैठने का वक्त नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि आप भी सुनकर खड़े हो जाएंगे, मिर्ज़ा फाजली ने उसी लबो लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर अजहर खान ने उसकी तरफ देखा।
वो जानता था कि मिर्ज़ा फाजली के पास कोई ऐसी फजूल बात नहीं होती जिससे उसका वक्त ज़ाया हो। क्या बात है, आपके ताया जान ने उस कमर्शियल जगह पर तामीर का काम शुरू कर दिया है, मिर्ज़ा फाजली ने बताया। अजहर खान उसकी बात सुनकर यकदम चौंका। ये कैसे हो सकता है? उस जगह पर मैंने केस किया हुआ है और अभी केस का फैसला नहीं आया। उनका कहना है कि केस का फैसला उनके हक में हो जाएगा, कल फैसला है, मिर्ज़ा फाजली ने कहा। अजहर खान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। हो जाएगा क्या मतलब? वहाँ काम नहीं होना चाहिए। आपके ताया जान ने वहाँ अपने आदमी असला देकर बिठाए हुए हैं, मिर्ज़ा फाजली ने कहा। असला हमारे पास भी है, अजहर खान ने कहा, लेकिन लड़ना इस वक्त मुनासिब नहीं, मिर्ज़ा फाजली ने कहा। जब मैं लड़ना चाहता हूं तो फिर मुनासिब और गैर मुनासिब वक्त नहीं देखा करता, अजहर खान ने कहा। बेहतर यह है कि आप कल तक इंतज़ार कर लें, अदालती फैसला सुन लें, फिर उसके बाद जो करना होगा वो कर लेंगे। आज सुबह ही उन्होंने काम शुरू किया है, शाम होने वाली है, कितनी तामीर कर लेंगे, बुनियादें ही तो बना रहे हैं, मिर्ज़ा फाजली ने समझाने के अंदाज में कहा। वो जगह बहुत अहम है, उस जगह पर मैं अपना कब्ज़ा चाहता हूँ, अजहर खान ने कहा, और जिस जगह को मैं पसंद कर लूँ उसे हासिल करके ही रहता हूँ। वैसे चौधरी साहब, इस जगह का मालिक आपके ताया जी ही हैं। उसने उस जगह पर कब्ज़ा करना चाहा लेकिन नाकाम हो गए। आपने झूठ का मुकदमा दर्ज कर दिया। मुझे भी लगता है कि हमारे पास दलाइल कमज़ोर हैं, केस हमारे हाथ से निकल जाएगा, मिर्ज़ा फाजली ने अपने ऐनक के शीशों के ऊपर से झांकते हुए कहा। मिर्ज़ा फाजली ही वो वाहिद मुलाज़म था जो हर बात खुलकर कर लेता था। उसकी बात पर अजहर खान बुरा भी नहीं मनाता था। वो जानता था कि अगर कोई कड़वी बात करता भी है तो उसके पास उसका भी कोई ना कोई हल भी होता है। अजहर खान ने एक बार फिर मिर्ज़ा फाजली की तरफ देखा और बोला, इस बार केस करते वक्त मुझसे कुछ गलतियां हो गई। मुझे भी लगता था कि हम ये केस हार जाएंगे, लेकिन तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, हम क्या करें? हर मसले का हल होता है, उसने आंखें निचाईं। यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या करूँ, अजहर खान ने पूछा। आपके ताया जी एक ताकत हैं, जबकि उनके बच्चे बड़े होकर भी बच्चे ही हैं। मिर्ज़ा फाजली ने एक कदम अजहर खान की तरफ बढ़ाकर पास होते हुए मैनी खेद अंदाज में कहा, ताकत कतई ख़त्म हो जाएगी तो पीछे कुछ नहीं बचेगा। जब सांप की गर्दन ही उड़ा दी जाए तो भला उससे धड़का क्या कर सकता है? अजहर खान ने इस में गर्दन हिलाई। तुम ठीक कहते हो, मेरे पास आखिरी हरबा ये ही है, ताया जी को पार कर दूं और उस कमर्शियल ज़मीन पर अपना कब्ज़ा जमा लूं, फिर उसकी औलाद में कोई भी मेरे मुकाबला नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ठीक चौधरी साहब, मिर्ज़ा फाजली ने बात सुनते ही अपनी गर्दन हिलाई और अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हो गई। ये काम तुम किसी के भी ज़िम्मे लगा दो, अजहर खान ने कहा। जैसे आपका हुक्म, मिर्ज़ा फाजली ने कहा और चला गया। इसी असना में मारिया चाय लेकर अंदर आ गई। उसने चाय का कप अजहर खान के हाथ में रखा और बोली, आपने फिर कोई मुंशी जी को हुक्म दिया है? वो हमारा मुलाजम है, हम उसे हुक्म ही देंगे, अजहर खान ने मुस्कुराकर कहा। मेरा मतलब है कि फिर कुछ करने का इरादा है, मारिया ने उसका जायज़ा लेते हुए कहा। तुम ऐसी बातों में मत उलझा करो, ये तुम्हारे काम की बातें नहीं हैं, अजहर खान ने कहा और चाय का एक घूंट लिया। मैंने ऐसे ही पूछा था, ऐसी बातें लड़ाई और झगड़े में बचपन से सुनती आ रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप झगड़ों में ना ही पड़े तो अच्छा है, मारिया ने कहा। मारिया की बात सुनकर अजहर खान उसकी तरफ देखकर महज मुस्कुरा दिया। दूसरे दिन अदालती फैसला तवक्का के ऐन मुताबिक हुआ। अजहर खान को गुस्सा आया, लेकिन इतना नहीं जो अचानक किसी बात को सुनकर आ जाता है, क्योंकि उसे इस ऐसे फैसले की उम्मीद थी, इसलिए उसका कुछ जहन भी बन गया था। अजहर खान वो केस हार गया और उसका ताया मजहर खान को इजाज़त मिल गई। वो उस जगह अपनी मर्जी से जो चाहे तामीर कर सकता है। वो ज़मीन सड़क के किनारे थी और कल तक उसकी कीमत ऐसी नहीं थी कि उसकी तरफ कोई तवज्जो दी जा सकती, लेकिन अब बड़ी सड़क बन जाने की वजह से वो ज़मीन करोड़ों रुपए की हो गई। मजहर खान ने फैसला किया कि वो इस जगह कमर्शियल मार्केट बना देगा।
अजहर खान की निगाह उस जमीन पर थी। उसने एक बात को बुनियाद बनाकर केस किया था जो कि अब वो हार गया। मजहर खान की हवेली कायमपुर के साथ मुल्हिक बख्शिशपुर गांव में थी, जो कि मजहर खान के बाप के नाम पर था। वो छोटा सा गांव था जहां उसी की ज़मीनें थीं, उसी के मुलाजम थे और उसी का हुक्म चलता था। बख्शपुर को आने जाने का रास्ता एक ही था जो कि कायमपुर से होकर जाता था, जबकि दूसरी तरफ रेलवे का तवील ट्रैक था। अजहर खान ने फैसला कर लिया कि वो मजहर खान को कत्ल कर देगा। मजहर खान खत्म तो उस खानदान की ताकत खत्म हो जाएगी। मिर्ज़ा फाजली ने अपने 3 खास आदमियों को इस काम पर लगा दिया। वो तीनों निशाना लगाने में माहिर थे। वो नडर थे और जुराइम पेशा थे, लेकिन अजहर खान के ज़ेरे साया थे। उस शाम मजहर खान अपनी जीप में बैठा वापस आ रहा था। रास्ते के दाएं बाएं फसलें, दरख्त और एक बाग था। वो तीनों घात लगाए अलग अलग जगह पर छुपे बैठे थे। अजहर खान ने उन्हें हदायत की थी कि वो मजहर खान को मुर्दा देखना चाहता है। इस सिलसिले में कोई गलती या कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा। मजहर खान अपने एक ड्राइवर और 3 मुहाफ़िज़ों के साथ जीप में बैठा हुआ था। उसके 3 मुहाफ़िज़ असला से लेस थे और चौकन्ने भी थे। जीप धुआं उड़ाती जैसे जैसे पास आ रही थी। वो तीनों अपनी अपनी जगह छुपे असले का रुख सीधा किए हुए थे। जीप और पास आ गई और फिर जैसे ही जीप एक छुपे हुए आदमी के सामने से गुजरने लगी, वो निशाना लिए हुए था। उसने एक फायर किया और गोली सीधी जीप के टायर में लगी। एक धमाका हुआ, जीप लड़खड़ाती और ड्राइवर ने बेमुश्किल उसे संभाला और वो सड़क पर आड़ी तिरछी खड़ी हो गई। इसी असरा में इन तीनों ने जीप पर अपनी अपनी यक जगह से फायर निकालना शुरू कर दिए जो जीप में लग रहे थे। सामने की स्क्रीन भी टूट गई। मजहर खान नीचे झुका हुआ था। फिर यकदम जीप के अंदर से मुहाफ़िज़ों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने असले का रुख उनकी तरफ कर दिया। उस तरफ से जैसे ही फायर हुए, इन तीनों के लिए गोलियां चलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो बड़ी दलेरी से यकदम जीप से बाहर निकल आए थे और उनके हाथों में इन तीनों की सोच से भी ज़्यादा जदीद असला था जिसका मुकाबला वो नहीं कर सकते थे। फायर का सिलसिला कुछ देर तक चला और तीनों भाग जाने पर मजबूर हो गए। उनके पास भाग जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब अजहर खान को पता चला कि उसका ताया मजहर खान जिंदा बच गया है, तो उसने गुस्से से अपने सामने पड़ी मेज़ को इस कुव्वत से लात मारी कि वो मेज़ उड़ती हुई दूर जा गिरी। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपने सामने खड़े इन तीनों को जान से मार दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उन्हें चंद दिनों के लिए छुप जाने के लिए कहा। वो तीनों वहां से चले गए। बच गया। अजहर खान ने दांत पीसे। हमारे आदमी भी कम नहीं थे, लेकिन उसकी जिंदगी के दिन अभी हैं। अगली बार ऐसी नौबत नहीं आएगी, मिर्ज़ा फाजली ने कहा। अगली बार? मेरी जिंदगी का असूल है कि पहला बार ही आखिरी बार होता है, अजहर खान ने कहा। चौधरी साहब एक बात कहूँ, मिर्ज़ा फाजली ने कहा। कहो अजहर खान। कुछ दिनों से नाकामियां आपकी तरफ एक एक करके चली आ रही हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मिर्ज़ा फाजली ने अपनी ऐनक के शीशों के ऊपर से अजहर खान को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अजहर खान को जैसे सांप सूंघ गया। वो चुप हो गया और सोचने लगा। मिर्ज़ा फाजली ने मजीद कहा, शहर की जिस ज़मीन को आप खरीदना चाहते थे वो नहीं मिली। एक जगह 40 लाख रुपए डाले थे फ़ायदे के लिए, उसमें भी 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ये केस हार गए। अपने ताया को मारना चाहा तो वो भी बच गया। कुछ गड़बड़ हो रही है। तुम ठीक ही कह रहे हो, ऐसा हो रहा है, अजहर खान ने सोचते हुए कहा। पहले ऐसा नहीं होता था, अब मुसलसल हो रहा है, मिर्ज़ा फाजली बोला। अब क्यों ऐसा होने लगा है? अजहर खान ने सवालिया निगाहों से मिर्ज़ा फाजली की तरफ देखते हुए कहा। ये तो आप ही जान सकते हैं, मिर्ज़ा फाजली ने कहा। मेरी समझ में नहीं आया, अजहर खान सोचने लगा। आज चांद की क्या तारीख है? मिर्ज़ा फाजली ने उसकी तरफ देखा। तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा, कोई ख़ास बात है आज की तारीख में?
चांद की कोई तारीख दी थी आपको नूरंग साईं ने, मिर्ज़ा फाजली ने उसकी तरफ देखते हुए जैसे याद दिलाया हो। मेरा ख्याल है कि आप भूल गए हैं और उसकी तरफ गए नहीं। अजहर खान उसकी बात सुनकर यकदम चौंका। हाँ हाँ, तारीख दी थी, तुमने मुझे बताया नहीं। बता तो रहा हूँ सरकार, आज मिलना था, कल सुबह 10 बजे, मिर्ज़ा फाजली ने बताया। कल आपने कोई काम नहीं करना है, पहले नूरंग साईं के पास जाना है। तुमने अच्छा किया कि मुझे याद दिला दिया, वरना मैं तो भूल ही गया था। इसी असना में टेलीफोन आ गया। जैसे ही अजहर खान ने फ़ोन कान से लगाया, मज़हर खान की आवाज़ उसकी समात से टकराई। मुझ पर हमला करने का शौक़ पूरा कर लिया मेरे भतीजे, मज़हर खान के लहजे में तमस्खर था। वो बारीक सी हंसी हंसा। ओह, तो आप बोल रहे हैं, किस हमले की बात कर रहे हैं आप? अजहर खान ने बड़े इत्मीनान से कहा। भूल जाने की आदत हो गई है कि अपनी नाकामी को याद नहीं करना चाहते। मज़हर खान ने एक और तंज का तीर छोड़कर अपनी हंसी छोड़ी। मुझे लगता है कि आप बहक गए हैं। अजहर खान ने मिर्ज़ा फाजली की तरफ देखा और कहा, खैर तुम फिक्र ना करना, मैं इस वाक़े की रिपोर्ट कहीं भी दर्ज नहीं करा रहा हूँ। बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली है। कुछ करने के लिए मैंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया। बस तुम ज़रा संभल कर रहना, हालात ठीक नहीं हैं, कुछ भी हो जाता है और कुछ भी हो सकता है। मज़हर खान ने कहा। उसके लहजे में धमकी थी। क्या हो सकता है? अजहर खान ने मतानत से पूछा। मुझे क्या पता, मैं तो हालात की बात कर रहा हूँ। अब देखो, मुझ पर अचानक एक कातलाना हमला हो गया, मज़हर खान ने कहा। हालात का मुकाबला करना आता है मुझे, अजहर खान ने कहा। क्यों नहीं आएगा, आखिर तुम हमारा खून हो, मज़हर खान की आवाज़ आई। तुम एहतियात करना। उसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। अजहर खान दांत पीसने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। उसने मिर्ज़ा फाजली की तरफ देखा। उसे अफसोस हो रहा था कि मज़हर खान बच गया। उसने कमरे में बेकरारी से टहलना शुरू कर दिया। उसका गुस्सा बढ़ने लगा। वो मज़ीद बेचैन हो गया। कुछ सोचा और फिर उस कमरे से बाहर निकल गया। अजहर खान ने हालनुमा कमरे में कदम रखकर सामने देखा। दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था। अजहर खान उसके पास चला गया। वो आदमी अजहर खान को देखते ही मुअद्दब होकर बोला, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, मेरे अंदर बताओ, अजहर खान ने बताया। वो आदमी अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो आया तो उसने अजहर खान को अंदर जाने के लिए कहा। अजहर खान जैसे ही अंदर गया, उस आदमी ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया। एक बड़ा कमरा था जिसमें कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ें एक दीवार में मुंसलिक अलमारी में इस तरह से रखी हुई थी जैसे उन्हें सजाया गया हो। सामने एक तख्त पोश बिछा हुआ था जिस पर नूरंग आंखें बंद किए हुए बैठा था। उसका चेहरा और भी खौफनाक और अजीब सा लग रहा था। एक हैबतनाक चेहरा था। कमरे में हल्की रोशनी थी और सन्नाटा ऐसे था जैसे दहशत छाई हुई हो। खौफ के साए फन फैलाए हुए थे। खफीफ आहट के साथ ही नूरंग ने अपनी आंखें आहिस्तगी से खोल दी और अजहर खान की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बैठने के लिए इशारा किया। सामने कोई कुर्सी या ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो बैठ सके। अजहर खान ने दाएं बाएं देखा और मुस्कुराकर बोला, मैं ठीक हूँ, नहीं बैठो। वो बोला, इधर मेरे पास। अजहर खान तख्तपोश के कोने में बैठ गया। सबके साथ अकड़ कर बात करने वाला और किसी को खातिर में ना लाने वाला अजहर खान उसके सामने भीगी बिल्ली की तरह था। क्यों ना होता, वो नूरंग खान की बात मानकर चलने वाला शख्स था। वो उसके एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने वाला था और वो नूरंग को अपना सब कुछ मानता था। उसका एक इशारा उसकी अकल सलब कर देता था और सोचें मंजमंद हो जाती थी। इस बार बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया है, नूरंग ने पूछा। हमें भूल गए थे क्या? आपने आज ही आने के लिए कहा था, अजहर खान ने जवाब दिया। आपकी इजाज़त के बगैर पहले कैसे मखल हो सकता हूँ? सब कुछ तेरे हाथ से जा रहा था। कहा था उस लड़की से शादी मत कर, ये तुझे फ़ायदा नहीं देगी, लेकिन तू उसके हुस्न में मस्त। मैंने भी ये कहा था कि मेरी ये शादी महज मेरी पसंद है, दूसरी शादी वहाँ करूँगा जहाँ आप चाहेंगे, अजहर खान ने कहा। आपने इजाज़त दी थी तो मैंने शादी की, तो फिर तैयार हो जा दूसरी शादी करने के लिए। जो कुछ तेरे हाथ से जा रहा है वो रुक जाएगा,
हर तरफ से तेरी तरफ खींचा आएगा। तेरी दौलत जायदाद और ताकत बढ़ती रहेगी। वो ऐसी किस्मत की पुड़िया है, उसका ऐसा मुकद्दर है। नूरंग ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। कौन है वो? अजहर खान ने पूछा। हमारी निगाह में है, उसका नाम रानी है। नाम की तरह वो तकदीर की भी रानी है, नूरंग ने मुस्कुराकर कहा। उसके पीले दांत अयां हुए तो उसका चेहरा और भी अजीब सा हो गया। रानी, मैं उस तक कैसे पहुंचूंगा? अजहर खान ने कहा। सब कुछ हो जाएगा, तू मेरा खास आदमी है। तेरे लिए मैंने उस पर पहरा भी रखा हुआ है। उसकी हर हरकत हमारी निगाह में है, नूरंग ने बताया। सिर्फ तेरे लिए, तेरी खुशी के लिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अजहर खान ने ममनून निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। बस ये कि अभी तुम किसी काम में हाथ ना डालो, वरना तबाही की तरफ धंसते जाओगे। कुछ दिन इंतज़ार करो, उससे तेरी शादी होगी तो दुनिया तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। और अगर तुम उससे शादी ना कर सके तो तुम्हारा हाल ऐसा होगा कि तुम खाक बनकर लोगों के कदमों में बिछ जाओगे। मैं उससे शादी करूँगा, हर कीमत पर, कैसे भी। अजहर खान उसकी बात सुनकर कांप गया। उसने मुस्लिम इरादे से कहा, अब तुम जाओ, मेरा पैगाम मिले तो वक्त ज़ाया मत करना, नूरंग ने कहा। अजहर खान ने कोई बात नहीं की और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, वो बोला, अजहर खान। अजहर खान फौरन रुका और उसकी तरफ देखा। हुक्म, वक्त ज़ाया मत करना, जब बुलाऊं आ जाना। उसने कहा, पहले कभी ना ऐसा हुआ है और ना अब होगा। इस बार बहुत एहतियात की ज़रूरत है, नूरंग ने कहा और जाने के लिए इशारा कर दिया। अजहर खान चला गया। उसके जाते ही एक बार फिर कमरे में वही सन्नाटा छा गया, वही सकूत और अजीब सी वहशत छा गई। यकदम नूरंग ने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, आने दे उसे। ये कहते हुए उसके लहजे में तगय्युर आ गया था। वही दरवाज़ा खुला और एक लंबे बालों वाली हैबतनाक शक्ल वाली औरत, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी, वो अंदर आई। वो चलती तो सरसराहट होती। वो नूरंग के सामने खड़ी हो गई। नूरंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके बाल पकड़े और 2-3 बार झटका दिया। उसकी चीख कमरे में गूंजी। सरकशी करती है मुझसे, क्यों डराया था तूने उसे? नूरंग ने दुरुस्त लहजे में कहा। मैंने नहीं डराया था, वो तकलीफ में बोली। बकवास करती है, क्या मैं नहीं जानता हूँ? जब वो सो रही थी तो तू उसके कमरे में क्या करने के लिए गई थी? इस बार पूछकर नूरंग ने बड़ी जोर से उसके बालों को झटके दिए। उसकी चीखें बुलंद हुई और वो अजियत में बोली, मैं तो ऐसे ही चली गई थी। तुझे मना किया था। हाँ किया था। फिर तेरे जाने की जुर्रत कैसे हुई? तुझे उसके साथ निगरानी के लिए रखा है। तू क्या है ये कोई नहीं जानता, बस तू उसके चौकीदार है। अगर तुमने आइंदा गलती की तो याद रख, तेरा हशर ऐसा करूँगा कि याद रखेगी। नूरंग का लहजा खतरनाक हो गया। जानता हूँ कि तू उसके हुस्न से जलने लगी है, ये भी याद रख कि तू मेरे काबू में है। बुरा हाल कर दूंगा तेरा। अब ऐसा नहीं करूँगी, वो मजलूमियत से बोली।